नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या देश में जो ओबीसी राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है, एक नया धमाल होने वाला है और मोदी सरकार ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की राजनीति में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रही है। क्या मोदी सरकार इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम लेने के लिए तैयार है? क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ओबीसी में से बहुत सारी जातियों ने वोट नहीं दिया? ऐसा ओबीसी ने वोट नहीं दिया, हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी उत्तर प्रदेश का ही कहना है, जिसने सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के दफ्तर यानी प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट भेजी है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बीजेपी को लग रहा है कि ओबीसी वोट बैंक को वापस हासिल करने की जरूरत है? अगर ये छिटक गया जैसे उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से सीटें कम हुई, ऐसी तरह ये दूसरे उत्तर भारत के राज्यों में खासतौर से छिटका, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं और उसको फिर बैसाखियों का और सहारा लेना पड़ सकता है। क्या ये आशंका बीजेपी को सता रही है? अब ज्यादा जिज्ञासा आपकी नहीं जगाते, बात पर आते हैं। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि रोहिणी कमीशन, जिसको सरकार ने ये काम दिया था कि ओबीसी की सूची का, जातियों का वर्गीकरण करे, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार इसका अध्ययन कर रही है और सरकार जल्द फैसला भी करने वाली है। अब रिपोर्ट क्या दी है? रिपोर्ट ने, देखिए, रिपोर्ट में रोहिणी कमीशन ने कुल मिलाकर बताया कि करीब 2,500 ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी के तहत आती हैं और अभी तक ओबीसी को कुल मिलाकर 27% आरक्षण मिलता रहा है। हम बात कर रहे हैं पूरे देश भर की, और इसमें किसी तरह का वर्गीकरण नहीं है। लेकिन अब चार वर्गीकरण के चार चीजें बताई गई हैं कि 4 टुकड़े कर दिए जाएं, क्योंकि इसमें जैसे बड़ी जातियां हैं ओबीसी में, जो प्रभावशाली जातियां हैं, वो सारे आरक्षण का फायदा उठा जाती हैं। जैसे राजस्थान में जाट हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक यादव हैं, बिहार में भी बहुत हद तक यादव हैं और ऐसे ही अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। तो अब रोहिणी कमीशन का कहना है कि 4 विभाजन किए जाएं, 4 श्रेणियां, 4 कैटेगरी बनाई जाए और उसके अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जैसे कैटेगरी 1 होगी जिसमें कुछ जातियां आएंगी, इसमें प्रभावशाली जातियां भी होंगी, तो इनको 27% जो कुल आरक्षण मिलता है ओबीसी को, उसका 10% मिलेगा। इसी तरह जो चौथी कैटेगरी आएगी जिसमें बहुत गरीब जातियां होंगी, उनको 27% का 2% आरक्षण मिलेगा। ऐसा मोटे तौर पर सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। अगले हफ्ते केंद्र सरकार इसका अध्ययन करने जा रही है। अब इसमें दिक्कत यह है कि वर्गीकरण करेंगे या ओबीसी के या आरक्षण के बर्रे में आपके में कोई हाथ डालता है तो वो हाथ उसका कटता ही कटता है, ये बात देखी गई है। तो क्या बीजेपी ये राजनीतिक जोखिम उठा पाएगी? क्या ओबीसी को लेकर जो यादव जाति है, जो जाट है, जो प्रभावशाली जातियां हैं, वो नए सिरे से आंदोलन नहीं करेंगी? ये जो प्रभावशाली जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जैसे मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, ये क्या लामबंद नहीं होंगे? क्या ओबीसी राजनीति जो अभी थोड़ा सा हम कह रहे थे कि पृष्ठभूमि में जा रही है, खासतौर से अखिलेश यादव या नीतीश कुमार को लेकर, उनको क्या नया जीवन नहीं मिलेगा? क्या पॉलिटिकल उनको एक खून बीजेपी या सांस लेने की आज़ादी नहीं दे देगी? और इससे फिर बीजेपी को क्या फायदा होगा? क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि प्रभावशाली कुछ जातियां जरूर वोट नहीं देंगी, लेकिन बाकी की जो उपेक्षित जातियां हैं, जो हाशिए पर छूटी ओबीसी की जातियां हैं, वो दे देंगी वो? मंडल कमीशन का देखिए, आपको मैं बताता चलूं कि मंडल कमीशन ने 3,400 से ज्यादा ओबीसी जातियों की पहचान की थी और 1931 की आखिरी जातीय जनगणना के आधार पर कहा था कि 52% इस देश में ओबीसी हैं, तो अनुपात में 27% आरक्षण दे दिया गया। 22% एससी को था, 15.5% एसटी को था, तो कुल मिलाकर 49.5% हो गया। 50% से ऊपर आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इंदिरा साहनी मामले में जा नहीं सकता। तो ये कहानी साफ है। अब ओबीसी में क्रीमी लेयर भी है और क्रीमी लेयर बढ़ता रहता है, यानी आज की तारीख में शायद 8 लाख रुपया जो सालाना कमाता है वो क्रीमी लेयर में आ जाता है, यानी ओबीसी के आरक्षण की परिधि से बाहर हो जाता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जिसको बढ़ाकर 10 लाख 12 लाख करने की बात चल रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ओबीसी में आ जाए। तो ओबीसी वर्ग की बड़ी जातियों का कहना है कि वैसे ही नौकरियां कम होती जा रही हैं, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में और दिक्कतें आ रही हैं, और ऐसे में अगर वर्गीकरण होता है
तो फिर आरक्षण का वास्तविक लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। लेकिन बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से ओबीसी में भी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो मोस्ट एमबीसी है, जो एमबीसी कहला देते हैं, कहते हैं हम, महा ओबीसी कह देते हैं, तो ये जो दलित ओबीसी वाली जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, ये उनके झोली में आ जाएगा अगर वर्गीकरण कर देंगे और उनके हिस्से में आरक्षण सुरक्षित हो जाएगा, चाहे 2% हो, 4% हो, 8% हो, उसमें कोई दूसरा, कोई बड़ी जाति वाला, प्रभावशाली ओबीसी जाति वाला दखल नहीं दे पाएगा। तो बीजेपी इसको लगता है इसका फायदा होगा और इस बहाने ये लोग यूनाइट भी हो जाएंगे। अभी ये छितरे हैं, रहते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग हिसाब से वोट देते हैं, सब एक अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, जिससे बीजेपी को भारी लाभ होगा। या कम से कम जो नुकसान आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बीजेपी को लग रहा है, उस नुकसान की भरपाई वो कुछ हद तक कर लेगी, ऐसा बीजेपी को लगता है। लेकिन दो चक्कर हैं इसके। एक तो मैंने आपको बताया कि जो प्रभावशाली जातियां विद्रोह करेंगी, शोर मचाएंगी। दूसरा, फिर ओबीसी के तहत आने के लिए जो कसमसा रही हैं जातियां, जैसे हरियाणा में जाट हैं, मराठे हैं, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर भी राजपूत खुद को कह रहे हैं, और इसी तरह खम्मन की बात है वहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वहाँ नए सिरे से उबाल आएगा उस राजनीति में। तीसरी बात है कि जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव सब और नए सिरे से जोर देंगे। एक अध्ययन बताता है कि प्राइमरी स्कूल में जो एनरोलमेंट है उसके हिसाब से देश में ओबीसी 45% है, दलित 16-17% है। उत्तर प्रदेश में 54% ओबीसी है, बिहार में 61% ओबीसी है, कर्नाटक, तमिलनाडु में करीब 70% ओबीसी है। और यहाँ जो उत्तर भारत की बात करें तो इतने बड़े वर्ग को क्या छेड़ना मुनासिब हो पाएगा। अब यहाँ के लोग कहेंगे कि जातीय जनगणना के हिसाब से जब नए आंकड़े आएंगे तो यहाँ जो ओबीसी है और ओबीसी की जो राजनीति करने वाले हैं वो कहेंगे कि हमको अब जितना हमारा परसेंटेज है उसके अनुपात में हमें आरक्षण दिया। यानी अगर 45% भी है तो कहेंगे कि 45% हमारी हिस्सेदारी है तो 45% हमें आरक्षण मिलना चाहिए, 27% से बढ़ाकर 45% कर देना चाहिए। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? इसमें फिर नवी अनुसूची में संशोधन, संविधान में संशोधन, क्योंकि अभी आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, तो ये गले की एक नई नकेल, गले की एक नई फांस हो सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे कर्नाटक की बात की जाए तो वहाँ लिंगायत है जो बीजेपी को प्रमुखता के साथ वोट देते रहे हैं, 17% 18% उनकी आबादी है, येदियुरप्पा उनके बहुत बड़े नेता रहे हैं, और एक तरफा वोट बीजेपी की झोली में 80% से ज़्यादा गिरता रहा है। 2 मठ हैं और लिंगायतों ने कहा है कि साहब उन्हें ओबीसी में शामिल किया जाए। तो एक नई चुनौती, एक नई दिक्कत है। अब लिंगायतों को शामिल करें ना करें, अगर शामिल करें तो फिर मराठे उनका क्या करें, फिर हरियाणा के जाटों का क्या करें, फिर राजस्थान के राजपूतों का क्या करें। इसीलिए आरक्षण का जो मुद्दा है वैसा का वैसा रहे, इसमें छेड़छाड़ करने की हिम्मत क्या बीजेपी जुटा पाएगी? बीजेपी इससे पहले कुछ ऐसे काम कर चुकी है जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी ये सब कर सकती है। धारा 370 जैसे हटा, तो कश्मीर के जैसे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना देना, जम्मू कश्मीर को यूटी बना देना अलग से, तो ऐसे कदम बीजेपी उठा सकती है। तो क्या ओबीसी के आरक्षण में कुछ नया नहीं कर सकती? वर्गीकरण नहीं कर सकती? क्या वर्गीकरण से ओबीसी को में जो छोटी ओबीसी की जातियां हैं उनका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी के रूप में कहते रहे हैं और उनका जो वो घांची या जो भी ओबीसी के आते हैं वो भी निचले तबके की आती है। तो क्या उस बहाने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? रोहिणी कमीशन का जो कार्यकाल है अभी बढ़ाया गया है, 12वीं बार बढ़ाया गया है, 2017 में गठित हुई थी। पहले कहा गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी, वही ओबीसी की सूची के वर्गीकरण वाली। अब कहा जा रहा है कि 2024 से पहले लागू किया जा सकता है, अगले कुछ समय में लागू करने पर सोचा जा सकता है। फिर जातीय जनगणना भी कराई जा सकती है, यानी सारा खेल एक साथ साफ हो जाए और नए सिरे से जातिगत चीज़ों के अंदर उथल पुथल मचे और उसका फिर फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक फायदा, मुनाफा उठाने की कोशिश बीजेपी कर सके। क्या ऐसा होगा? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।